हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पिंटू भैया। बेड पे लेटे हुए, चेहरे पे मुस्कान लिए पिंटू भैया मोबाइल पे एक सीरियल देख रहे थे और सीरियल का नाम है राधा कृष्ण। लेकिन ठहरिए, अरे उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे ये सीरियल नहीं है, उसके पीछे एक खूबसूरत वजह है। और उस खूबसूरत वजह को जानने से पहले जान लेते आखिर में हमारे पिंटू भैया है कौन सी बला। तो चलते हैं पिंटू भैया के जिंदगी पास्ट की तरफ। यही तकरीबन 28 साल की उम्र है, पैसे से बेरोजगार, दिल से आशिक मिजाज और अपने माता पिता के चश्मो चिराग। यही है हमारे पिंटू भैया। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। पिताजी की तरह सरकारी नौकरी। अरे हाँ, बताना तो भूल ही गया। पिंटू भैया के पिताजी गोरखपुर के पास के गांव बुजुर्गा में एक डाक विभाग में बड़े बाबू के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो पिंटू भैया भी सोचते हैं कि उनकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो कुछ पर ज़िंदगी आराम हो जाएगी, कुछ काम हम तो ज़्यादा करना नहीं होगा और सरकार तो पैसा देगी, चाहे कोरोना आए चाहे कोई सा भी बीमारी। तो बस पिताजी की तरह सरकारी नौकरी की पाने की इच्छा लेकर के पिंटू भैया गोरखपुर से इलाहाबाद एसएससी की तैयारी करने आ गए थे। शरीर से हष्ट पुष्ट, रंग हुआ, लंबाई 5 फुट 7 इंच, कुल मिला जुला कर इतने तो अच्छे जरूर दिखते थे पिंटू भैया कि एक महिला मित्र, अरे गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन कमबख्त क्या बताएं, मतलब या तो बदकिस्मती पिंटू भैया की है या तो बदकिस्मती उन लड़कियों की है जो इनको हर बार भैया बोल के चली जाती थी। बेचारे पिंटू भैया, न जाने क्यों पर लड़कियों को इनके अंदर सैया नहीं भैया की शक्ल दिखाई देती थी हर बार। तो भैया तब से पिंटू भैया ने मकसद बना लिया कि एक तो महिला मित्र बना के रहेंगे और इस चक्कर में जिसने जो बताया सब आजमाया। बूढ़ों को रास्ता पार कराया, अंधे को गिरने से बचाया, गांव के रामलीला में जटायु का रोल किया और गांव में जब कोई मेला लगता था तो स्टेज पे चढ़ के नाचा भी बहुत। मतलब हर प्रकार का यंत्र षड्यंत्र सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। हर बार लड़की आती थी, सैया की जगह भैया बोल के चली जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बस एक खूबसूरत वाकया उनके साथ भी हुआ यूं कि गर्मी की छुट्टियों में जब ये इलाहाबाद से गोरखपुर क्रांति एक्सप्रेस से बैठ करके आ रहे थे तो इनकी नज़र अपने साथ वाले सीट पे बैठे एक मोहतरमा पे पड़ी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। ये तो सोनी लग रही है, मन में सोचे पिंटू भैया। सोनी नाले के उस पार के संजय चौरसिया जी की बेटी हैं और इन्हीं के गांव की हैं। एक जमाने में सोनी इनका क्रश हुआ करती थी, मतलब प्रेम प्रसंग। लेकिन ज़्यादा कुछ बात बनी नहीं थी, छुप छुप के देखा करते थे। एक लव लेटर भी लिखे थे देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाए थे। 10वीं के बाद सोनी अपने नाना नानी के घर पढ़ने चली आई और ये बाकी लड़कियों में लग गए। अब सोनी जी के बारे में क्या बताऊं, लंबे घुंघरैले बाल, गोरा बदन, सुडौल और मध्यम कद का शरीर जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित और उसे अपना दीवाना बनाने के लिए पर्याप्त थी। पिंटू भैया ने अपने रूममेट, अपने जिगरी दोस्त दिनेश कुमार उर्फ डीके को सोनी की तरफ इशारा करके सारी बातें बताई। डीके कि कैसे उन्होंने सोनी की उनकी क्रश रही है और 10वीं के बाद से सोनी अचानक दिखना ही बंद हो गई। तो डीके मुंह में गुटखा दबाए बोले, अबे साले, तो तुम बात काहे नहीं कर रहे? अरे अकेले मिलिए, ट्रेन में है, अनजान लोगों के बीच में बैठी जान पहचान का लौंडा मिलेगा, समझ रहे हो ना कितना अच्छा महसूस करेगी। अरे कैसे बात को रहे, कुछ हो गया तो? हमको जानते भी नहीं है। अब नहीं जानती है तो जान जाएगी, पागल हो का? अरे नहीं यार, कुछ हो गया तो?
अब कुछ नहीं होगा। अब एक बार बताओ, 27 साल के हो चुके हो, भीष्म पितामह के नाम से तो ऐसे ही फेमस हो पूरे गाँव में। हाँ जाते हो, अभी कुछ ना हो। गाँव के बच्चा से लेके गाँव के बुजुर्ग तक सब तुमको भैया बोलते हैं, सब पिंटू भैया पिंटू भैया पिंटू भैया। बाबू हमारी बात सुनो, जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होती है, उसी तरह तुम राष्ट्रीय भैया ना घोषित कर दिया जाओ, समझ रहे हो ना? जब तो बच्चा लोग वो माँ कहीं का। पिंटू, अरे नहीं बे, बवाल हो गया तो क्या करेंगे? अरे क्या बताओ, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना कि कुछ बवाल हो, अरे कुछ तो रोमांचक होगा। देखो तुम बटिया रहो कि हम बटिया चुपचाप। क्या बच्चा? वो मैं पूरा वो बकलाउड निकला रही तो लगभग 15 मिनट के बहस के बाद पिंटू भैया ने सोचा है कि सही कह रहा है यार, ठीक है चलो बतियाइए लेते हैं। पिंटू भैया हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही सोनी जी की तरफ बात करने के लिए मुड़े, वैसे ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे क्रांति एक्सप्रेस के डिब्बे नंबर S8 में एक आवाज़ सुनाई दी, टिकट टिकट। पिंटू ने जब सामने नजरें उठा करके देखी तो एक लंबा सा टीटी जो काले रंग का कोट पहना हुआ है और थोड़ा उम्र दराज भी है, लोगों से टिकट मांग रहा था। लोगों से टिकट मांगते हुए वो सीधा पिंटू और डीके के पास पहुंचा और टिकट मांगा। डीके ने टिकट दिखाया। टीटी टिकट चेक करते हुए डीके से बोला, ऐसा है ये रेलवे है, सरकारी संपत्ति है, यहाँ पे पान बीड़ी सिगरेट खैनी कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, समझ रहे हो ना? ऐसी जगह पेनाल्टी मारेंगे कि दोबारा फिर ना खा पाओगे। चल भाग यहाँ से। तो क्या पता कहीं का गुटखा खा के चला आता है। उसके बाद टीटी दूसरे यात्रियों का टिकट चेक करते हुए सोनी जी के पास पहुंचा और टिकट मांगा। सोनी ने अपने काले पर्स से टिकट निकाल करके टीटी को दिया। टीटी टिकट पढ़ते हुए, S चौरसिया, उम्र 25 साल, मेल। मेल? मेल? अरे मैडम जी इस पर तो मेल लिखा है, आप तो फीमेल लग रही हो। सोनी, अरे फीमेल लग नहीं रही हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो इस पर मेल क्यों लिखा है? सोनी ये बात सुन के घबरा गई। आसपास के लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। सबकी निगाहें सोनी पर थी। वहाँ कुछ यूँ था कि फॉर्म भरते वक्त इनके पिताजी से गलती से फीमेल की जगह मेल टिक हो गया था और वैसे की वैसे रिजर्वेशन ऑफिसर ने टिकट निकाल करके दे दिया था। अब ये चीज़ तो टीटी पकड़ लिया। इनके पिताजी को लगेगा कि अरे महिला है, टीटी क्या पकड़ेगा, ऐसे जाने देगा। लेकिन ये टीटी कुछ अड़ियल था और समझ रहे ना, थोड़ा सा 2 नंबर वाला, ऊपर वाला वैसा ही था। अब उस कंपार्टमेंट में थोड़ा सा सन्नाटा सा फैल गया। सब के सब सोनी जी को ही देख रहे थे, जैसे कि सोनी जी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अपराध बोध से घबराई हुई सोनी जी टीटी से बोली, अरे इसमें हमारी गलती थोड़ी है, ये तो रिजर्वेशन ऑफिस में गलती हुई है ना, हम क्या करें, हम तो सही फॉर्म भरे थे। तो टीटी बोला, अरे जब सही फॉर्म भरी थी, रिजर्वेशन ऑफिस में गलती हुई है तो गलती सुधारी भी तो जा सकती थी, एक दूसरा फॉर्म भर के दे देती, वो ठीक कर देता। सोनी जी सोची, ये लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो लग रहा है कि इस बार या तो भारी पेनाल्टी लगेगी या तो ट्रेन से उतार ही जाएंगे। एक काम करते हैं, क्यों ना थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते, महिला समझ के क्या पता छोड़ दे। ये ऐसा मन में सोचते हुए सोनी जी ने थोड़ा तेज आवाज़ में बात किया, मैं क्यों फॉर्म भरूंगी, गलती तो रिजर्वेशन ऑफिस की है, मैं क्यों फॉर्म भरूँ, उसने गलत किया, मैं फॉर्म भरूँ, मैं सुधार करवाऊँ। अब यही बात टीटी को थोड़ी सी बुरी लग गई। मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ही बुरी लग गई। टीटी का गुस्सा सातवें आसमान पे। टीटी गुस्से में बोला, ए लड़की, एक तो गलती करती हो और यहाँ से आकर मुझ पर चिल्ला रही हो। अभी ऐसी पेनाल्टी काटेंगे ना, पता चल जाएगा किसकी गलती थी, समझ में आया? अभी मैं आ रहा हूँ दूसरे लोगों का टिकट चेक करते हुए आगे की 2 बोगियों से, फिर मैं तुमसे आके बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ अभी मैं। और ये बोल के टीटी वहाँ से चला गया। इधर ये सब होते हुए डीके और पिंटू सब देख रहे थे। बेचारी सोनी जी मुंह लटकाए हुए, उदास घबराए हुए चेहरे पे सर झुका करके बैठी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, अपने पिताजी को कॉल किया और सारी घटनाएं बताई। पिताजी ने बोला कि अगर टीटी आए तो उनसे बात करा दे। तो थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद पिताजी मामले को सॉर्ट आउट करा दे, क्योंकि इस बार सोनी जी के पास उतने पैसे भी नहीं थे। जल्दीबाजी में ATM से निकालना ही भूल गई। इधर लड़की को घबराया, डरा और सहमत देख के डीके ने पिंटू भैया की तरफ इशारा कर दिया।
ताकि वो सोने जी से बात कर सके। पिंटू भैया तो पहले से भरे पड़े थे, उन्होंने इशारा समझ लिया और सोने जी से बात करने के लिए तैयार हो गए। तो लगभग सारे भगवान को याद करके हिम्मत जुटाए पिंटू भैया सोनी जी से आखिरकार बोल ही पड़े। अस्कोच में आप सोनी है ना, चौरसिया अंकल की बेटी? सोनी झुकते हुए, जी लेकिन आप कौन और आपको कैसे पता? अरे हम भी तो वहीं रहते हैं, गोरखपुर के पास वाले बुजुर्गा गांव में, वहीं के हम भी हैं इसलिए पता। सोनी, लेकिन मैंने कभी आपको बुजुर्गा में देखा नहीं। पिंटू, अरे देखे तो हम आपको नहीं है भाई। अरे आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, याद है? सोनी, जी ये तो पता है कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ी हूँ। अरे देखिए, नाले की इस तरफ आपका घर है, नाले की उस तरफ हमारा घर है, बीच में बड़ा सा नाला। अरे संजय चौरसिया अंकल की बेटी है ना आप? तो जी, अरे पता नहीं कहाँ 10वीं के बाद चली गई है आप, मुझे पता ही नहीं चला। आप तो अब देख रही हैं, सीधे हम आपको देख रहे हैं। अरे देखिए, हमारे पिताजी का नाम हीरा प्रसाद है, वो पोस्टमैन है, बड़े बाबू हैं पोस्ट ऑफिस में, समझ रहे हैं? पिंटू भैया ने जब अपने पिताजी हीरा प्रसाद जी का नाम बताया तो सोनी जी उनको पहचान गई, क्योंकि वो इनके पिताजी को अच्छे से जानती थी और उनके पिताजी इनके घर भी जाया करते थे। मुश्किल भरी टाइम में कोई अपना मिल जाए, ये सोच के सोनी जी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई और सोनी जी को स्माइल करता देखकर पिंटू बोले, अरे आप घबराइए मत, टीटी का टेंशन मत लीजिए। अरे हम हैं ना, जब तक हम हैं तो कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है अपना। हमारे फूफा ट्रेन में ड्राइवर हैं, आई टीके देख रही हैं। अरे इसके फूफा ट्रेन में लाल हरी झंडियाँ दिखाते हैं। ईटी वीटी किस खेत की बोली है, आने दीजिए, यहीं उठा के पटक देंगे 2-4 को। पिंटू जी की बोलने के अंदाज सुन करके सोनी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। सोने को मुस्कुराता देख डीके बोले, बेटा इधर आओ, कुछ बात करना कान में। पिंटू ने अपने कान को डीके के पास ले गया तो डीके बोले, ऐसा बेटा, हंसी तो मतलब फांसी समझे? अरे मुबारक हो, तुम्हारे भी प्रेम की रेलगाड़ी पटरी पे आ गई है, अब उसको डराओ चुपचाप, समझे? डीके की बात सुनकर पिंटू के मन में जैसे खुशियों की सुनामी आ गई। वो भी अपनी पीठ को पीछे वाली बर्थ से टिकाए हुए सोनी जी की तरफ देख कर के मुस्कुरा रहे थे। सोनी भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, शायद दोनों के दिलों में प्यार की खुशबू फैलने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अभी ये प्यार की खुशबू उनके दिलों में फैली रही थी, तब तक अपनी बदबू लिए न जाने वो टीटी साथ में एक और टीटी को लेकर चला आया। यही वो लड़की है, दूसरा टीटी। ये लड़की, टिकट टिकट। सोनी जी ने वापस से टिकट दिया। अरे इस पर तो मेल लिखा हुआ, आप तो फीमेल है। चलिए जी, इनका फाइन काटिए, 800 रुपये का फाइन लगेगा। सोनी जी, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। देखिए मैडम, ये चीज़ सोचना चाहिए गलती करने से पहले। एक तो आप विदाउट टिकट चल रही हैं, आपको विदाउट टिकट माना जाएगा? एक तो आप विदाउट टिकट चल रही हैं, ऊपर से टीटीओ की से आप बदतमीजी कर रही हैं, आपके पास फाइन के लिए पैसे भी नहीं है। ट्रेन रुको, जंजीर खींचो, इनको उतारो, यहीं उतारो ट्रेन से। ये सब सुन के सोनी जी घबरा गई, उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और ये नमी देख के पिंटू भैया से रहा नहीं गया। वो किसी हिंदी फिल्म के नायक की तरह इस कहानी में एंट्री मारते हुए टीटी से बोले, ऐसा है साहब, एक बात बताइए, गलती जब रिजर्वेशन ऑफिस की है तो ये कहाँ पैसा देंगे, कहाँ पेनाल्टी देंगे? मान लीजिए ये तो ठीक से फार्म भरी थी ना, रिजर्वेशन वाला टाइप करते समय गलती कर दिए तो क्या करेगी बताइए? टीटी, आप कौन? माई सेल्फ पिंटू, एज डीके बॉस। टीटी बोला, तो पिंटू एंड डीके बॉस अभी मिलाएंगे आरपीओ को कॉल, आकर बजा देगा आपकी ढोल। चलिए भागे यहाँ से। हीरो बन रहा है, नियम कानून का कुछ पता ही नहीं है, बीच में बोले जा रहे हैं। अब लड़की के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती पिंटू भैया जी से बर्दाश्त नहीं की गई। उन्होंने ऊंची आवाज में बोला, ऐसा इस तरह बात मत कीजिए हमसे, हमारे फुप्पा ट्रेन में ड्राइवर हैं, इसके फुप्पा लाल हरी झंडी दिखाते हैं। पहला टीटी, बेटा ऐसा है, अभी मिलाएंगे ना कॉल तो लाल हरी झंडी दोनों झंडी लिए आएगा, दोनों झंडी बजाएगा तुम्हारे पिछवाड़े पे, आरपीएफ वाला। चलो भागे यहाँ से। अब
बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और इस बार सच में वो और परेशान करते तो टीटी कॉल मिला ही देता। चुप रहने में ही समझदारी है, ये सोच के पिंटू और डीके चुपचाप बैठ करके सारी कार्रवाई होते हुए देख रहे थे। पहला टीटी सोनी से, चलिए अपनी आईडी दिखाइए मैडम। आईडी। सोनी ने आईडी दिया। सोनी चौरसिया, उम्र 25 साल, पिताजी संजय चौरसिया। अरे इस पर पिताजी के, आपके पिताजी का नाम संजय चौरसिया लिखा है और टिकट पे आपका नाम एस चौरसिया लिखा है। इसका मतलब एस फॉर संजय भी हो सकता है और आप अपने पिताजी के टिकट पे यात्रा कर रही हैं। ये सुन के न जाने क्यों पिंटू भैया की आंखों में चमक आ गया। पिंटू बोले, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, एक मिनट बस, एक मिनट। अच्छा एक बात बताइए, इनके आईडी पे लिखा है इनके पिताजी का नाम संजय चौरसिया और इनका नाम सोनी चौरसिया और टिकट पे लिखा है एस चौरसिया। एस पर संजय भी हो सकता है, एस पर सोनी भी हो सकता है। हम मानते हैं आपकी बात, समझ रहे ना, लेकिन एक बात बताइए सौर जी कि पिताजी की उम्र लड़की की उम्र सेम कैसे हो सकती है? 25 साल लिखा है उम्र, इनके टिकट पे इनका उम्र लिखा है 25 साल और इनके पिताजी भी आप कह रहे हैं एज फॉर संजय होगा, इस अपने पिताजी के टिकट पे यात्रा कर रही हैं, तो पिताजी और बेटी एक ही साल के हो सकते हैं, 25-25 साल के, ये कैसे संभव है? तो ये बायोलॉजिकल साइंस में कैसे पॉसिबल है? ये टीटीओ को पिंटू से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। वो पिंटू जी से इस तरह की समझदारी की बातें सुन करके थोड़े से सब पका गए और उस बोगी के आसपास के लोगों भी पिंटू जी के समर्थन में हाँ मिला दिए। बस टीटी को लगाया कि लगता है इस बार अपना दाल गल नहीं पाएगा, तो टीटी थोड़ा साइड हुए और पिंटू जी भी साइड में गए और टीटी से बोले, ऐसा है सर, देखिए आसपास के लोग भी कह रहे हैं, सही बात है, ठीक है, अभी स्टेशन पे उतर के सब मामला रफा दफा हो जाएगा, किसकी गलती है किसकी नहीं है, समझ रहे हैं ना। बड़का स्टेशन आ रहा है, अभी उतरा जाएगा बनारस पे, रफा दफा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है सौर जी कि लड़की है, अकेली है बेचारी, कहाँ जाएगी इतनी रात को? आप उसके पास पैसा भी नहीं है, पेनल्टी दे देंगे, काट देंगे, चाहे ट्रेन से उतार देंगे, कहाँ जाएगी इतनी रात को? कुछ हो गया तो क्या होगा? एक बात बताइए, क्या होगा? है टीटी सोचे कि इसी में समझदारी है कि लड़की को चुपचाप जाने दिया जाए, तो उन्होंने सोनी जी को वार्निंग देते हुए बोला, ठीक है लड़की, ये तुम्हारी पहली गलती है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस बार छोड़ रहे हैं। और बोलते हुए टीटी चले गए। अचानक से पिंटू जी सोनी की नज़रों में एक हीरो बन गए। उन्होंने इतने बड़े मुसीबत से सोनी को बचा जो लिया था। तो सोनी ने पिंटू जी से पूछा कि आपने साइड में जा कर के टीटी से बात क्या किया? तो पिंटू जी बोले, अरे बात क्या करनी है, हम कहें देखो ज़्यादा चूचे पड़ना करो, जो हीरो बन रहा हो ना, अभी एक फ़ोन मिलाएंगे ना, लाल हरी झंडी लिए भैया आ जाएंगे हमारे यहाँ, पुप्पा भी, समझ रहे हो ना। बस मैं कहा इधर फ़ोन मिलाए, पप्पा के पास बात करा दिए, समझ में आ गया कि हाँ लड़का कुछ जो है पावरफुल इंसान है। अरे बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हमारे, कहाँ टेंशन ले रहे थे आप? 9 मिनट में सीधा कर दिया ना इनको हम। और ये बातें सुन करके सोनी जी मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। चारों तरफ उस कंपार्टमेंट में एक शांति फैल गई। सब थोड़ा सा हैप्पी हो गए थे, क्योंकि थोड़ा हैप्पी हो गया था ना ऐसा। तो सोनी जी भी हैप्पी थी, पिंटू जी भी हैप्पी थे और डी के बॉस सोनी और पिंटू जी की गाड़ी को रेल पटरी पर भागता हुआ देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सी प्यार की चमक थी। दोनों के दिलों में प्यार की खुशबू वापस से फैलने लगी थी। तो बस शुरू हुआ बातों का सिलसिला। सोनी ने बताया पिंटू जी से कि वो कैसे 10th के बाद कहाँ गई, क्या की। वो बताया कि वो 10th के बाद अपने नानी जी के घर आ गई और बाकी की पढ़ाई यहीं की। हिंदी में BA और MA करने के बाद वहीं के आसपास के एक स्कूल में टीचर हैं। पिंटू जी भी बताएं कि वो समाज शास्त्र से BA किए हैं, समझ रहे हैं ना, समाज में पूरा ज्ञान है उनको, और SSC की तैयारी कर रहे हैं। साथ में डी के बॉस भी वही काम किए हैं। सब बातों का सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 11 बज गए थे। सारे लोग अपने अपने बर्थ पे सोने चले गए। डी के, पिंटू और सोनी जी भी अपने अपने बर्थ पे सोने चले गए। और कुछ घंटों बाद चाय
चाहिए। आज की ताज़ा खबर समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे चाहिए। आज की ताज़ा खबर। चारों तरफ इसी प्रकार की आवाज़ें गूंजने लगी। इस आवाज़ों को सुनकर के पिंटू भैया ने अपनी आंखें खोली। वो उठे और देखे तो सुबह के 6 बज चुके थे। ट्रेन एक अनजाने से स्टेशन पर रुकी हुई थी। कुछ लोग चढ़ रहे थे, कुछ लोग उतार रहे थे, कोई समोसा खा रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सब कुछ न कुछ कर रहे थे। कुछ लोग अभी भी सो रहे थे। पिंटू ने अपनी गर्दन निकाल करके झांका तो देखा कि देवरिया आ चुका था और अगला स्टेशन गोरखपुर ही था। उन्होंने डीके को जगाया और सोनी जी को जगाने के लिए जब उनकी तरफ मुड़ा तो देखा कि एक हल्की सी छोटी सी धूप की किरण सोनी जी के गालों पे पड़ रही है और उनका चेहरा एक गुलाब के पंखुड़ियों पे एक पानी की बूंद जिस तरह पड़ती है उस तरीके से चमक रहा है। पिंटू जी वापस से संभले और सोनी जी को जगाने के लिए उनका नाम पुकारे। सोनी, सोनी जी, सोनी जी। 4-5 बार पुकारने के बाद सोनी भी जगी। सोनी जगते हुए पूछी कि ये कौन सा स्टेशन है? ठीक है, अरे देवरिया है, अगला स्टेशन ही गोरखपुर आने वाला है, मुँह हाथ धुल लीजिए। हाँ, तो तीनों ने मुँह हाथ धुला। डीके ने सबके लिए चाय खरीदी, सबने चाय पी और अभी चाय पी ही रहे थे तब तक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ना शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म को छोड़ता हुआ देख करके पिंटू जी वापस से बात शुरू कर दिए। दोनों की आंखें वापस से चार हो गई। दोनों कल की घटनाओं को याद करके वापस से मुस्कुराने लगे। सोनी जी वापस से इज्जत और प्यार भरी निगाहों से पिंटू जी को देखने लगे और पिंटू जी से दुगना प्यार भरी निगाहों से सोनी जी को देखने लगे। पिंटू जी, सोनी जी एक दूसरे को देखते देखते बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो कौन आ रहा है स्टेशन पे आपको लेने के लिए? चाचा जी आ रहे हैं क्या संजू चाचा? तो जी पापा आ रहे हैं मेरे। अच्छा अच्छा। सोनी जी और आपको? हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है, हम अकेले चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सोनी बोली लेकिन एक प्रॉब्लम है। पिंटू, क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम अभी ठीक कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है? तो सोनी, जी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि पापा के घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है तो वो प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियाँ चढ़ के और सामान ले करके जा नहीं पाएंगे और मेरे साथ 2 बैग है तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ, कैसे ले जाऊँ। और पैसे भी मैं निकालना भूल गई और कूली भी कितने पैसे मांगते हैं ना। डी के बॉस बोले अरे इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अरे पिंटू है ना, अरे ये उठाएगा सामान, क्या पिंटू उठाओगे ना? पिंटू, अरे जी 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 काहे नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, आप कहाँ टेंशन ले रहे हैं, फिकर नट। पिंटू इज हियर, डोंट वरी माय डियर। पिंटू के मुंह से अंग्रेजी के ये शब्द सुन के सोनी जी हंसती, खिलखिला के हंसती। सोनी जी को ऐसा हंसते हुए देख के पिंटू जी भी हंसती और इस बार तो कंफर्म हो ही गया कि भैया ये रेलगाड़ी नहीं, ये प्यार की हवाई जहाज है जो हवाओं में उड़ रही है। गाड़ी धीरे धीरे गोरखपुर पहुंच गई और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जाकर के रुक गए। लोग अपना अपना सामान लेके उतरने लगे। लोग उसी में, अरे हटी भाई, थोड़ा जगह तो दीजिए, जाने दीजिए। इस प्रकार की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी। पिंटू जी भी सोनी जी का 2 बैग और अपना 1 बैग, 3 बैग कुलियों की तरह लिए हुए प्लेटफॉर्म नंबर 9 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल दिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट के पास पहुंच करके उन्होंने बैग रखा। दूर से सोनी जी के पिताजी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सोनी जी को उम्मीद भरे नज़रों से देखा। सोनी और पिंटू दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। डीके ने पिंटू जी से सोनी का नंबर लेने के लिए इशारा किया। पिंटू बोले तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? सोनी, काफ़ी रोमांचक। पिंटू, अरे मज़ा आया? सोनी मुस्कुरा उम्मीद भरे नज़रों से देखा। सोनी और पिंटू दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। डीके ने पिंटू जी से सोनी का नंबर लेने के लिए इशारा किया। पिंटू बोले तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? सोनी, काफ़ी रोमांचक। पिंटू, अरे मज़ा आया? सोनी मुस्कुरा दी। पिंटू, तो फिर अब? सोनी, अरे अब क्या, अब तो घर।
लेकिन ट्रेन में जो आपने मेरी मदद की उसके लिए मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। अपने सोनी जी के मुंह से प्यारा शब्द सुन के ऐसा लगा कि जैसे पिंटू जी के अंदर खुशियों की सुनामी फूट पड़ी। वो उनकी खुशियाँ सातवें आसमान पे थी। वो दिल से नाच उठे थे कि अरे वाह, ये हमारे प्लेन टेक ऑफ कर ही गया आखिरकार। उठाया, सोनी जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। सोनी जी वो कुछ बोल पाते से पहले सोनी जी पिंटू जी से बोली, क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकती हूँ? आप मना तो नहीं करेंगे ना? पिंटू जी को पता चल गया था कि आखिर वो यही वो मोमेंट है, यही वो पल है जिसका वो 10 साल 20 साल से इंतजार कर रहे थे। बरसों से इंतजार के बाद आखिर वो बेला आ ही गई जब कोई लड़की उनसे उनका नंबर मांगने वाली है। उन्होंने कहा, जी जी एकदम मना नहीं करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख दे। कहा कि हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे, जो आप मांगे वो हम आपको देंगे, आप मांगिए तो देखिए क्या मांगते हैं आप। सोनी जी बोली, देखिए आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आपने मेरी ऐसी जो मदद की आज के ज़माने में कोई इंसान दूसरे इंसान की नहीं करता। आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत। बस और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं अपने माँ बाप की, हम 2 बस बहनें हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं। हमारा कोई भाई, बहनें हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है, तो क्या आप भाई बनेंगे क्या मेरे? क्योंकि जिस तरीके से आपने मेरी मदद की है, इस तरीके की मदद एक भाई ही तो अपनी बहन के लिए कर सकता है। ये बातें सुन करके पिंटू जी की तो होश ही उड़ गया। अचानक उनका उड़ता हुआ प्लेन हवा में ही ब्लास्ट कर गया। वो सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। वो चौंक करके बोले, जी। और सोनी जी ने इसे हामी समझ ली कि वो भाई बनने के लिए तैयार हैं और अपना बैग ली और वहाँ से अपने पिताजी की तरफ चलते बनी। इधर डीके और पिंटू दोनों एक दूसरे को चौंक के और घबराहट वाली निगाहों से देखने लगे। तो बस इतनी थी ये स्टोरी। उम्मीद है आप